थी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में। कभी कभी शॉर्ट नोट आते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्यूरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक्यूरेसी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। अगर मान के चलो कि कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो वैल्यू है वो 5 आनी चाहिए, ठीक है, 5 अगर आनी चाहिए, 5 एक्यूरेट वैल्यू अगर है, तो 5 के आसपास अगर कोई वैल्यू आती है, मतलब 5.9 आती है या 6.1 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट है, मतलब जो रिज़ल्ट है उसके काफ़ी करीब है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। एक और भाषा में डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको, इट कैन बी डिफाइन एज क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। जितना भी क्लोज रिज़ल्ट जो फाइनल आता है वो जितना क्लोज हो सकता है ट्रू वैल्यू के, इसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। दूसरी बात है प्रिसीजन क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग्स द ऑब्जर्वेशन। जो रिज़ल्ट है हमारा वो बार बार सेम रिज़ल्ट आ रहा है, एक ही बार एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसमें हमें एक ही रिज़ल्ट मिल रहा है, प्रिसाइज वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। रिपीटिशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। फिर जब इसको राइट करते हैं हम लोग, लॉन्ग आंसर में अगर आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू को बोलते हैं हम एक्यूरेसी, जैसा डेफिनेशन में था। और यहाँ पे प्रिसीजन के लिए एग्रीमेंट अमंग्स द ऑब्जर्वेशन होगा तो प्रिसीजन कहा जाएगा, या रिपीटिशन ऑफ रिज़ल्ट, ये प्रिसीजन कहा जाएगा। फिर इंडिकेटर क्या है इसका? रिलायबिलिटी ऑफ मेथड। एक्यूरेसी अगर है तो उसका मतलब जो हमारा मेथड है वो रिलायबल है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और प्रिसीजन में क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेथड, मतलब उसी मेथड से हम बार बार करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा या सही रिज़ल्ट आएगा, इसको मानेंगे हम प्रिसीजन। मेज़रमेंट की बात करेंगे जब, तो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट से डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर कौन सी होती है? जो किसी के रेफरेंस में चेक की जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप की एरर्स को मेज़र कर सकते हैं। और प्रिसीजन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मेज़र ऑफ द प्रिसीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकालना होता है? जब मल्टीपल रिजल्ट हो। इवैल्यूएटेड फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेसी जो है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड है। जो प्रिसीजन है ये मल्टीपल ऑब्जर्वेशन या 3-4 ऑब्जर्वेशन एक साथ करोगे तो उनका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रिजल्ट निकाल लेते हो। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज़ नोन। अगर हमारी जो ट्रू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू है वो नोन है तो हम इसका कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। और प्रिसीजन के केस में हमें ट्रू वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं है, हम रिपीटिशन के थ्रू ही उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिलेशन क्या है? गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अकम्पनीड बाय गुड प्रिसीजन। मतलब अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो प्रिसीजन भी अच्छा होगा। एंड गुड प्रिसीजन कैन नॉट गारंटी गुड प्रिसीजन एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। गलत चीज़ भी प्रिसाइज हो सकती है, गलत चीज़ भी बार बार रिपीट हो सकती है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अगर इस एरो के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? एक बार बार रिज़ल्ट रिपीट हो रहा है, मतलब जो एरो है वो यहाँ पे जाके सीधे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों है। पहले वाले केस में एक्यूरेट भी है, मतलब रिज़ल्ट के पास है, अगर इसको बात करें तो रिज़ल्ट के पास है, और पे मल्टीपल बार बार करने के बाद भी सेम रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉइंट जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि सही रिज़ल्ट हमारा इस जगह पे आता, यहाँ तो है नहीं, है ये इस जगह पे, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट मिल रहा है हमारा वो एक ही वैल्यू आ रही है, या एक ही वैल्यू के आसपास की वैल्यू आ रही है। यानी हमारे मेथड में कहीं गलती है बट फिर भी प्रिसीजन हो रहा है, बार बार रिज़ल्ट रिपीट हो रहा है। तो ये हुआ डिफरेंस हुआ
एक्यूरेसी प्रिसीजन यहाँ दोनों है। इस केस में केवल और केवल प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। और इस थर्ड वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में अलग एरो जो लगे हुए हैं इनको आप देखो, यहाँ ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है। ये एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है और एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे है, तो सभी अलग गलत हैं। तो ना ही एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। फिर मीन, मीडियन एंड मोड निकालते हैं हम लोग, तो ये आपने इंटर में पहले पढ़ा ही हुआ है। सेम जो भी अनडिज़ायर्ड चीज़ है और वो हमारे प्रिपरेशन में आ जाती है अगर, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। अनवांटेड मटेरियल, समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग और एनीथिंग एल्स। कहीं भी ऐसा कुछ है तो उसे इम्प्योरिटी बोलेंगे। जब हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा एक तरह से कंसाइज हो जाती हैं, छोटे दायरे में आ जाती हैं। द सब्सटेंसेस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फील्ड शुड बी ऑलमोस्ट प्योर। अब प्योरिटी की भी डेफिनेशन अलग है कि प्योर कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में आप डिफाइन कर सकते हैं। द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस वेरीज विथ डिफरेंट फैक्टर्स सच एज देयर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, टाइप ऑफ देयर प्योरिफिकेशन। Impurity means presence of other material than drug or presence of unwanted foreign particle. Unwanted foreign particle जो word आता है यहाँ पे, इसको आप exactly लिख सकते हो कि these are some unwanted foreign particles present in our formulation other than active drug. तो ये जो एक्टिव ड्रग है उसके अलावा अनवांटेड। अब वांटेड तो कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि टैबलेट की बात करें अगर, तो टैबलेट में हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हैं, मतलब ड्रग भी है और ड्रग के साथ साथ बहुत सारे एक्सीपिएंट्स भी हैं। एक्सीपिएंट और ड्रग के अलावा कुछ इम्प्योरिटी भी हैं। कुछ इम्प्योरिटी ड्रग में हो सकती है, कुछ इम्प्योरिटी इस एक्सीपिएंट्स में हो सकती हैं, कुछ ड्यूरिंग प्रोसेस हो सकती हैं, कुछ रॉ मटेरियल में हो सकती हैं, कुछ स्टोरेज कंडीशन में हो सकती हैं, कुछ सोल्यूशन में हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी तरीके से इम्प्योरिटी हो सकती है। द इम्प्योरिटीज़ में भी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, जहरीली भी हो सकती हैं, गैर जहरीली मतलब नॉन टॉक्सिक भी हो सकती हैं। इवन इफ़ इट इज़ नॉन टॉक्सिक इट मे बी यूज्ड इंटेंशनली, so that one must avoid impurities in pharmaceuticals, cannot eliminate all the impurities। हम सारी impurities को eliminate नहीं कर सकते। Some factors which are responsible for pharmaceutical impurities are, जो कुछ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। पहला है रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर। द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज आर प्रिपेयर्ड ऑफन कंटेन इम्प्योरिटीज़। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू एम्प्लॉय प्योर केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस एज रॉ मटेरियल्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना आप, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड इन बिस्मथ सॉल्ट। बिस्मथ का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो बिस्मथ के जो सॉल्ट निकल के आते हैं उसमें ये सारे मटेरियल, ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड। दूसरा है रॉक सॉल्ट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंधा नमक। तो सेंधे नमक में कैल्शियम सल्फेट भी होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो एज अ इम्प्योरिटी इसमें पाया ज़रूर जाता है, लेकिन ये इसके मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है बेनिफिशियल भी है। So sodium chloride prepared from rock salt will almost contain trace of calcium and magnesium compound as impurity, although ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। दूसरा है मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। किसी चीज़ को बनाने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। Some impurities get incorporated into the materials during the manufacturing process। तो पहला है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जैसे कि हमारी रिएक्शन जो हो रही है, मान लो हमने कोई कंपाउंड बनाना है और वो एक 6-7 स्टेप की रिएक्शन कराने के बाद बनता है, तो क्या होगा कि पहले स्टेप से जब दूसरे स्टेप में जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे से चौथे में जाएंगे, तो मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन करानी पड़ती है। जब मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रीवियस स्टेप, पहले वाले स्टेप का या दूसरे स्टेप का जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से
तीसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब कन्वर्ट नहीं हो पाता तो एज अ इम्प्योरिटी पड़ा रहता है, वो आगे प्रोसीड कर जाता है और फाइनल कंपाउंड में वो इंटरमीडिएट कंपाउंड एज अ इम्प्योरिटी आ जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे पोटेशियम आयोडाइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ आयोडीन, द इंटरमीडिएट पोटेशियम आयोडेट फॉर्म्ड इज़ रिड्यूस्ड टू आयोडाइड। तो आयोडेट का कन्वर्जन आयोडाइड में होता है। इफ़ द आयोडाइड इज़ नॉट रिड्यूस्ड कम्प्लीटली, जो आयोडाइड है इसका रिडक्शन कम्प्लीटली नहीं होता अगर, तो फाइनल प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड विल कंटेन ट्रेस ऑफ पोटेशियम आयोडेट एज इम्प्योरिटी। तो पोटेशियम आयोडेट वहाँ पे एज अ इम्प्योरिटी पहुँच जाएगा अगर फुल कन्वर्जन नहीं हुआ तो। अगला है रिएजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस। रिएजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एज अ इम्प्योरिटी इम्पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी प्रोसेस से बन के आ रहे हैं। अच्छा, द फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन अनरिएक्टेड रिएजेंट्स। अनरिएक्टेड रिएजेंट्स, यहाँ पे वन लाइन मिलता है हमको कि जो अनरिएक्टेड रिएजेंट्स हैं एज इम्प्योरिटी वो बिहेव करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट वॉश्ड प्रॉपरली, अगर सही से इनकी वॉशिंग ना की जाए। अब वॉशिंग भी कितना कर सकते हैं? वाटर से करेंगे, तो वाटर को भी साफ़ करने का एक प्रोसेस होता है ना। इसमें कई तरह के वाटर भी होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। तो वाटर में अगर इम्प्योरिटी होगी, उससे हम वॉशिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आएगी। मतलब हम पूरी तरह से इम्प्योरिटी को हटा नहीं सकते। फिर एज एन इम्प्योरिटी मे रिजल्ट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का आप जानते हो कि मिनरल एसिड है, और मिनरल कहाँ से निकलते हैं? ये माइनिंग से निकलते हैं, या फिर सी शोर से समुद्र से निकलते हैं नीचे से। तो मिनरल्स जो होते हैं मतलब अर्थ के अंदर माइनिंग करके निकाले जाते हैं। तो वहाँ पे अर्थ में जितना भी आप इसकी सॉइल की बात करोगे तो वहाँ पे लेड होना ही होना है। तो लेड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप निकाल रहे हो माइनिंग से, तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी लेड आएगा। तो लेड जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे तो लेड एज ए इम्प्योरिटी हमारे कंपाउंड में पहुँच जाएगा। फिर है सॉल्युबल एल्कली में बी एन इम्प्योरिटी इन कैल्शियम कार्बोनेट इफ़ द कैल्शियम कार्बोनेट इज़ मेड बाय रिएक्टिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट एंड नॉट प्रॉपरली वॉश्ड। तो सॉल्युबल एल्कली जो है ये पहुंच जाता है एज अ इम्प्योरिटी इन कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वाटर इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दिस कैन गिव राइज टू ट्रेस इम्प्योरिटीज़ सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस। सॉल्वेंट कोई भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आयन ज़रूर रहते हैं, या फिर हम डी आयोनाइज्ड वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें आयन नहीं मिलेंगे। बट ये कॉमन आयन ऐसे हैं जो कि सॉल्वेंट्स में मोस्टली मिलते हैं। और मोस्टली हम सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 80% केसेस में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं फिर इथेनॉल है, मिथेनॉल है, और अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो इन मोस्टली जब 80% वाटर है तो उसमें ये एलिमेंट्स आ ही जाते हैं। फिर कैटलिस्ट, जनरली कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंड्यूस द रिएक्शन। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ कैटलिस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कैटलिस्ट के ट्रेसेस भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये भी कैटलिस्ट जो है एज अ इम्प्योरिटी बिहेव करता है। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट इन फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन को बनाने के लिए पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो पैलेडियम यहाँ पे एज अ इम्प्योरिटी फिनेंथ्रीन में पहुँच जाता है। प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप जानते ही हो सभी लोग, है ना। फिनॉल की प्रिपरेशन में कॉपर क्लोराइड जो है वो एज अ इम्प्योरिटी पहुँचता है। फिर बात करते हैं जिस बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन वेसल। The vessel used in manufacturing process are made of metals like copper, iron, aluminium, zinc, tin. Though these day many of these metals are replaced by stainless steel. आज की डेट में सब कुछ स्टेनलेस स्टील और इन चीज़ों से रिप्लेस होता जा रहा है। ट्रेसेस ऑफ दीज मेटल आयंस में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। ग्लास वेसल में गिव राइज टू ट्रेसेस ऑफ एल्कली टू द प्रोडक्ट। अब ग्लास जो है वो एल्कली का बना होता है और साथ ही साथ इसमें लेड भी होता है। तो ये एल्कली मटेरियल और लेड जो है ये ग्लास के वेसल में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो पहुंच जाता है उसमें भी एज अ इम्प्योरिटी।
Metal particles of aluminum containers may contaminate the product like ointment and paste stored in it. ऑइंटमेंट एंड पेस्ट को अगर हम एलुमिनियम के कंटेनर में रखते हैं तो एलुमिनियम के पास होता है Al+++, ठीक है, एलुमिनियम जो आयन होता है +++ करके होता है, और इसमें क्या होता है कि एलुमिनियम जो है वो इस ऑइंटमेंट में रिलीज़ हो जाता है, तो एलुमिनियम एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर पहुँच जाता है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स। अब आप जहाँ भी सिंथेसिस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में जाके काम करोगे। तो जैसे डस्ट है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सेनिक एंड वाटर वेपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर में अफेक्ट अ ड्रग। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड from environment also affect the drug products if it is not manufactured under controlled conditions। तो controlled condition पैदा करके या मतलब मैनेज करके हम लोग वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट से भी बच सकते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो स्टोर करने पर डिकम्पोज कर जाते हैं। तो मैनी ड्रग्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस। इफ़ द ड्रग आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे विल एक्सपायर बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। दिस डिकम्पोजिशन मे बी ड्यू टू लाइट, वाटर वेपर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटेलिक आयंस। तो मेटेलिक आयंस रिएक्शन कैटलाइज कर देते हैं और मॉलिक्यूल डिकम्पोज कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसका कार्बोनिफिकेशन कर देती है। वेपर्स, वाटर वेपर हाइड्रोलिसिस कर सकती है, और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो सकता है। लाइट की प्रेजेंस में भी बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो डिकम्पोज कर जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे फेरस सल्फेट स्लोली चेंजेस इनटू इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड बाय एयर एंड मॉइस्चर। तो फेरस सल्फेट जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके घर में जो लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, चौखट होते हैं तो वो भी आप देखते हो कि फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रस्टिंग जिसको आप कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्सपोजर टू एयर। है डेलिबरेट एडल्ट्रेशन। यहाँ पे हम इंटेंशनली चीज़ों को मिलाते हैं, जानबूझकर एडल्ट्रेशन या मिक्सिंग की जाती है। अ ड्रग में बी डेलिबरेटली एडल्ट्रेटेड विथ चीपर एंड इनर्ट मटेरियल्स फॉर द सेक ऑफ मोर प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम लोग एडल्ट्रेशन करते हैं या कुछ कंपनी वाले करते हैं। दिस विल रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ड्रग की पोटेंसी कम हो जाती है। प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन क्वांटिटेटिवली। दीज प्रैक्टिसेस आर प्रिवेंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। तो सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं।